गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह प्रेरणा कोचिंग सेंटर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी मस्त होंगे, आराम से होंगे। तो चलिए आज कल के वीडियो के अनुसार आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा उसी क्रम में आगे चलते हैं और कुछ और बातों को आपको समझाते हैं। तो कल मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको बता दिया था लास्ट टाइम पे। उसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपका समांतर चतुर्भुज के बाद मैं बात कर लेता हूं सम चतुर्भुज की। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज क्या होता है, जिसे हम रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रोम्बस। सम चतुर्भुज की कहानी क्या होती है, आइए थोड़ा समझते हैं इसकी कहानी को। ए बी सी डी, ये आपका क्या है? एक सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी ये होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। इसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर। ये साइड हमारी कैसी होती है? बराबर। यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। इसकी चारों साइड कैसी होती है? इक्वल। अब आप सोच रहे हो सर ये तो वर्ग में भी होता है, ये तो वर्ग में भी होता है, फिर हम कैसे इनमें इनके बीच से डिफरेंसेस पैदा करेंगे कि भाई सम चतुर्भुज क्या है, वर्ग क्या है? परेशान ना हो, अभी और आगे देखते हैं। तो आप देख रहे हैं इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है, ठीक है ना। अब मैं बात कर लूं इसके डायगोनल्स की। तो इसके डायगोनल्स की मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखेंगे, इसके डायगोनल्स कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। इसके डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, जबकि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस हो गया आपके जानने के लिए कि वर्ग और रोम्बस में किस तरह से हम अंतर करेंगे। तो आपके सामने है कि वर्ग के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो हमारा सम चतुर्भुज होता है उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। अब एक बात और, इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं, यहां पर मैं बात करूं कि ये आपका इसके इक्वल होगा, ये आपका इसके इक्वल होगा और ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। इसी तरह ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो आइए इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये क्या है, हमारा एक डायगोनल है, ये भी क्या है? एक डायगोनल। और डायगोनल क्या होते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। मैंने जैसे कि अभी बताया, तो मैं यहां लिख सकता हूं AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB। DO इज इक्वल टू OB। तो आपने देखा कि ये पार्ट इक्वल होगा इस पार्ट के और ये पार्ट इक्वल होगा इस पार्ट की, ठीक है ना। इसी क्रम में थोड़ा और चलते हैं कि एंगल DOA इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री। इसी तरह आपका एंगल DOC ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो देख लीजिए कि सम चतुर्भुज की कहानी क्या होती है आपके सामने, कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसके विकर्ण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करें, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सम चतुर्भुज कहलाता है। अब एक और चतुर्भुज की बात कर लेते हैं, तो जरा ध्यान से देखेंगे। अब मैं बात करूं समलंब की, समलंब चतुर्भुज। आखिर ये कैसा चतुर्भुज होता है जिसे ट्रेपेजियम कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? ट्रेपेजियम कहते हैं। इस समलंब चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। क्या होता है इसे भी थोड़ा बनाकर आपको समझाते हैं। ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा जिसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं, यानी कि समलंब कहते हैं। समलंब की क्या विशेषता होती है या क्या कंडीशन होती है, आइए समझते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, केवल एक जोड़ा समांतर हो, वो हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो आप जरा देखिए इसे और इसे, ये आपस में कैसे है? समांतर। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि AB इज पैरेलल टू CD। AB इज पैरेलल टू क्या है? CD। जब हमारा सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा कैसा है? समांतर है। जबकि आप ये देख रहे हो कि AD और BC आपस में समांतर नहीं
तो आप देख रहे हैं कि सम्मुख जोड़ा ये समांतर है, तो इसलिए कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज। तो ये आपका कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना, ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा आपका? समलंब चतुर्भुज। ठीक, तो इस तरह से आपको मैंने लगभग सभी चतुर्भुजों की जानकारी आपको दे दी। सभी के बारे में जो जो बातें होती है वो सब मैंने आपको बता दी कि आखिर समलंब में किस तरह से क्या क्या बनता है। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे वृत्त को लेकर। किसको लेकर? वृत्त को लेकर। देखिए, चतुर्भुज में जो भी आपकी बातें थी, आपका चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, चतुर्भुज आपके कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार में मैंने आपको बताया कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, समांतर क्या होता है। इस तरह से मैंने चतुर्भुज की आपको सभी जानकारी आपको दे दी। चतुर्भुज की जो भी कंडीशंस होती हैं वो भी आपको मैंने बता दी। त्रिभुज में आपका पहले ही फिनिश करा चुका हूं। इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो मैं बात करता हूं वृत्त। अब वृत्त अगर मैं आपसे पूछूं तो वृत्त लगभग आपको सभी को पता तो होगा कि वृत्त क्या है। अगर वृत्त की मैं आपकी जानकारी लूं तो सभी बना के तुरंत बता देंगे मुझे कि सर ये आपका एक वृत्त है। लेकिन अगर मैं वृत्त की यहाँ पे डेफिनेशन पूछूं तो शायद बताने में थोड़ा दिक्कत हो। लेकिन वृत्त की डेफिनेशन क्या होती है जरा ध्यान से समझेंगे। वृत्त की डेफिनेशन के लिए जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे वृत्त की डेफिनेशन क्या होती है जरा देखें। जब कोई गतिमान बिंदु, कैसा बिंदु? गतिमान बिंदु। ये कैसा बिंदु है आपका? गतिमान बिंदु। ठीक है ना, ये आपका एक बिंदु है जो कैसा है? गतिमान बिंदु। और ये आपका कोई एक स्थिर बिंदु है। ये कैसा बिंदु है? स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु। तो यहां पर डेफिनेशन क्या बनेगी जरा ध्यान से देखें। जब एक स्थिर बिंदु से गतिमान बिंदु के बीच की दूरी प्रत्येक जगह पे समान हो, प्रत्येक जगह पे कैसी हो? समान हो। यानी कि मैं ये कह सकता हूं जब एक गतिमान बिंदु एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष इस प्रकार गति करे कि हर एक बिंदु पर वो दूरी समान रखे, तो इस तरह बना पथ हमारा एक वृत्त कहलाता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस स्थिर बिंदु और इस गतिमान बिंदु के बीच की अगर ये दूरी r है, कितनी है? r, तो यही दूरी लेते हुए अगर मैं चलूं, यही दूरी लेते हुए अगर मैं चलूं, हर जगह पे ये दूरी हमारी कैसी हो जाए? समान हो जाए। यानी कि ये दूरी r हो, ये दूरी भी r हो, ये दूरी भी r हो, ये दूरी भी r हो, तो सब जगह अगर सभी दूरियां ये समान है तो इस तरह से जो बिंदुओं को मिलाने से जो एक नया पथ बनेगा वो पथ हमारा क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि वृत्त क्या है तो वृत्त के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जब एक गतिमान बिंदु एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष समान दूरी रखते हुए एक पथ बनाता है तो उस पथ को हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो अब जरा ध्यान से सुने कि जो ये स्थिर बिंदु होता है उसे हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? केंद्र कहते हैं। ठीक है ना। और स्थिर बिंदु से जो हमारे गतिमान बिंदु के बीच की जो दूरी होती है यानी कि ओपी, वो हमारी क्या कहलाती है? त्रिज्या, जिसे अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं और आर से डिफाइन करते हैं उसे। ठीक है ना, आर से इंडिकेट करते हैं उसे। तो ओपी हमारी कितनी है? हमारी त्रिज्या, जैसे हमने आर कहा, और ओ क्या है? हमारा केंद्र। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब वृत्त में थोड़ी सी और बातें समझते हैं। थोड़ी सी मान के चलिए ये वृत्त है और ये इसका क्या है? सेंटर, यानी कि केंद्र है। केंद्र से पी तक की दूरी ये क्या बनी? त्रिज्या बनी। ठीक है ना। अगर मैं इसी को थोड़ा नीचे की तरफ भी बढ़ा दूं और इसे नाम दे दूं क्यू, तो आप देख रहे हैं ये पी क्यू जो बन के तैयार हुई, इसे ही हम क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। यानी कि अगर कोई पूछे कि व्यास क्या है तो आप ये कहेंगे कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो ये पी क्यू क्या बना? व्यास। और इस व्यास की खास बात होती है कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। यानी कि पी क्यू जो होगा, जो व्यास होगा, वो त्रिज्या का डबल होगा।
त्रिज्या का डबल होगा। ये भी विशेष बात है जो आपको याद रखनी है, यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। अब मैं इसी में थोड़ी सी और बात कर लूं। अब मैं बात करूं यहाँ पे एक जीवा की। तो जीवा क्या है जरा ध्यान से देखें। मैं अगर ए बी लाइन की बात करूं, ए बी रेखाखंड की बात करूं, तो ए बी रेखाखंड क्या है आपकी? एक जीवा, यानी कि ए बी रेखाखंड क्या बन के तैयार हुआ है? जीवा। अब बात आई है जीवा क्यों है, तो जरा सुन लीजिए। एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को दोनों ओर परिधियों पर मिले, यानी कि एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को दोनों तरफ परिधियों पर जाकर क्या करे? मिल जाए, तो वो रेखाखंड हमारा क्या कहलाता है? एक जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। अब आप कहेंगे कि सर ए भी जीवा है। बिल्कुल जीवा है, क्योंकि आप देख रहे हो ये रेखाखंड वृत्त के दोनों तरफ परिधियों पर मिल रहा है जाके, तो ये क्या कहलाएगी? जीवा। तो सर क्या व्यास भी एक जीवा है? बिल्कुल। व्यास में भी आप देख लीजिए कि ये हमारा एक ऐसा रेखाखंड है जो दोनों तरफ परिधियों पर मिल रहा है, तो पी क्यू भी क्या है? एक जीवा है। लेकिन जीवा के साथ साथ ये क्या और है? व्यास है। हम ये कह सकते हैं कि सभी व्यास तो जीवा होते, ये नोट करके लिख सकता हूं, सभी व्यास जीवा होते हैं, परंतु सभी जीवाएं व्यास नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान रखेंगे इस बात को। क्या कहा गया है जरा ध्यान से देखें कि सभी व्यास जीवा होते, जितने भी व्यास होंगे वृत्त में वो जीवा होगी और वो सबसे बड़ी जीवा होगी, लेकिन परंतु सभी जीवाएं व्यास नहीं हो सकती है। जितनी जीवाएं आप खींच रहे हो ना एक वृत्त में, तो ये जरूरी नहीं वो सबकी सब व्यास हो। अगर मैं बात करूं ए बी की, तो ए बी व्यास नहीं है लेकिन जीवा है, ठीक है ना? तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि सभी व्यास जीवा होते हैं लेकिन सभी जीवाएं व्यास नहीं हो सकती, ठीक? तो इस तरह से आपने वृत्त की ये थोड़ी सी बातें समझी। अब वृत्त में कुछ और भी समझते हैं। वृत्त की ये जो बाउंड्री होती है, अगर मैं इस बाउंड्री की बात करूं, ये बाउंड्री आपको जो दिख रही है, ये बाउंड्री वृत्त की, इसे हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परिधि। क्या बोलते हैं इसे? परिधि। इस बात का ध्यान रखेंगे। वृत्त की ये जो बाउंड्री दिखाई देती है इसे हम क्या बोलते हैं? परिधि। अंग्रेजी में बोले तो सरकमफ्रेंस, ठीक? अब थोड़ी सी वृत्त की और बातें समझते हैं। वृत्त की क्या और कंडीशंस होती हैं, आइए देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पे वृत्तखंड की, वृत्तखंड, आखिर वृत्तखंड क्या होता है उसे थोड़ा समझ लिया जाए कि वृत्तखंड क्या है। तो वृत्तखंड की कहानी क्या होती है, तो जरा ध्यान से देखें। अगर मैं एक वृत्त को शो करूं, ये उसका सेंटर है, यहां पे मैं एक जीवा खींच दूं। क्या खींच दूं? जीवा। तो आप देख रहे हैं जहां मैंने जीवा ड्रॉ किया, अगर इस जीवा से मैं यहां से सर्किल को कट कर दूं तो इस वृत्त के दो खंड बन जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो खंड बने इन्हीं को ही हम वृत्तखंड कहते हैं। लेकिन इन वृत्तखंडों के अपने खुद के भी नाम होते हैं। अब इनके नाम क्या होते हैं जरा ध्यान से देखेंगे। ये जो बड़ा खंड दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। और ये आपका जो दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसे हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, यानी कि ये मेजर आपका सेगमेंट है और ये आपका माइनर सेगमेंट है, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे, ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है, ठीक है ना? इसी में थोड़ी सी मैं बात और कर लूं चाप की। चाप भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चाप क्या होता है। चाप यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। तो आर्क यानी कि चाप। चाप की क्या बात है जरा देख लीजिए। वृत्त का एक छोटा भाग चाप कहलाता है। क्या मतलब हुआ इस बात का जरा ध्यान से देखेंगे। इधर देख लेते हैं। मैं चाप की बात करूं जिसे आर्क कहता हूं। अगर मैं ये कहूं कि ये आपका एक सर्किल है, ये सेंटर है इसका, और यहां से मैं यहां तक की बात कर रहा हूं ए बी, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक चाप। क्या कहलाएगा? एक चाप। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां से
ये आपका जो जा रहा है ये ए से लेकर बी तक, यानी कि आप देख रहे हैं ये वृत्त का ही एक भाग है, तो वृत्त का एक भाग ही हमारा क्या बनता है, चाप बनता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप। अब इसी क्रम में थोड़ी सी और बात समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या कहलाया, चाप, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा हिस्सा जा रहा है ना, ये येलो येलो आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या कहलाया, चाप। अब कोई हमसे ये कहे कि सर ये चाप है, तो क्या ऊपर का जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, क्या ये आपका चाप नहीं होगा, ये वाला, ये भी एक चाप ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप। अब यहाँ पे दो तरह के चाप बन गए, जैसे यहाँ पे दो तरह के आपके खंड बने थे, वैसे ही दो तरह के चाप बन गए। तो ऊपर का जो ये चाप कहलाएगा, यानी कि ऊपर जो चाप कहलाएगा, इसे हम कहेंगे बेटा दीर्घ चाप। क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। और ये जो आपका नीचे का दिखाई दे रहा चाप, इसे कहेंगे हम लघु चाप। क्या कहेंगे, लघु चाप। अब अगर इसे रिप्रेजेंट करने की बात आ जाए तो जरा ध्यान से देखेंगे, इसे रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे। ऊपर वाले चाप को मैं लिखूंगा ए सी बी, और ऊपर इस तरह से मैं आर्क लगा दूंगा। ऊपर मैंने एक आर्क लगाया, आप देख रहे हैं चाप सी आकृति लगाई है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ए सी बी यानी कि दीर्घ चाप की बात हो रही है। उसी तरह मैं नीचे वाले चाप की बात करूं, उसे रिप्रेजेंट करने की बात करूं, तो उसे भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट कर लेता हूं मैं, डी। तो आप देखेंगे ए डी बी, ये हमारा जो चाप है, ये हमारा कौन सा चाप है, लघु चाप। तो आपने देखा कि इस तरह से हमारे दो चाप बनके तैयार हो गए, एक दीर्घ चाप और एक लघु चाप। तो ये चाप की कहानी हमारी थोड़ी खत्म हो गई। अब इसी क्रम में थोड़ा और एक बात और जरा देख लेते हैं यहीं पे। अब बात आ जाती है आपकी त्रिज्य खंड की। किसकी, त्रिज्य खंड। ये और थोड़ा समझ लेंगे कि त्रिज्य खंड क्या है, जरा समझ लेंगे। तो जरा ध्यान से देखेंगे त्रिज्य खंड क्या है। अगर मैं यहां पर ठीक, अब यहां पर अगर मैं एक सर्किल बना दूं, ये आपका एक सर्किल हो गया, ये सेंटर हो गया, और इस तरह से मैं इसे कट कर दूं। आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे दो त्रिज्याओं के मिलने से एक त्रिज्यखंड बना। क्या बना, यानी कि त्रिज्याओं के द्वारा बना खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। अगर मुझसे कोई कहे कि त्रिज्यखंड क्या है, तो आप ये कह सकते हैं त्रिज्याओं के माध्यम से और चाप के माध्यम से बना एक खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो त्रिज्याएं ये शामिल है और ये चाप शामिल है, तो ये क्या बन गया, एक आपका त्रिज्यखंड। ये क्या बना है आपका, त्रिज्यखंड। ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड। लेकिन त्रिज्यखंड हमारे दो टाइप के, जैसे हमारे चाप है, जैसे खंड है, वैसे त्रिज्यखंड ये भी दो टाइप के होते हैं। ये हमारा कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा, ये लघु त्रिज्यखंड। और ऊपर वाला जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये आपका लघु त्रिज्यखंड है और ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो आपने देखा, मैंने आपको चाप की जानकारी दे दी, मैंने आपको वृत्तखंड समझा दिया, मैंने आपको त्रिज्यखंड भी बता दिया कि आखिर त्रिज्यखंड क्या होता है। ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा केंद्र पे बने कोण की। तो जरा ध्यान से देखेंगे, जब किसी चाप के माध्यम से, किसी भी चाप के माध्यम से उसके सेंटर पे जो कोण बनता है, उसके सेंटर पे जो कोण बनता है, वही हमारा वृत्त का कोण कहलाता है, यानी कि केंद्र कोण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, हमारा केंद्र कोण। क्या कहलाता है बेटा, केंद्र कोण। यानी कि अगर किसी जीवा के माध्यम से, या यूं कह दूं किसी चाप के माध्यम से केंद्र पे बना कोण क्या कहलाता है, केंद्र कोण कहलाता है। ठीक है ना। तो इस लघु चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण क्या है, ये मान लेता हूं मैं थीटा। तो आखिर दीर्घ चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा आपका फाई। बात समझ में आ गई ना। अरे भाई कि लघु चाप यही तो है। अब इस चाप के द्वारा केंद्र पे कोण कौन सा बनना है, ये जिसे हमने थीटा नाम दिया, जिसे केंद्र कोण कहते हैं। तो जब आपका लघु चाप द्वारा सेंटर पे एक एंगल बन सकता है, तो भाई दीर्घ चाप के द्वारा भी तो एक एंगल बन सकता है। तो दीर्घ चाप के द्वारा जो एंगल बनता है वो ऊपर की ओर बनता है, जिसे मैंने किससे इंडिकेट किया है, फाई से। इससे फाई से। ठीक है ना। तो ये आपके केंद्र पे बने कोणों की थोड़ी सी जानकारी थी। तो इस तरह से आप
ज्यामिति की लगभग पूरी बातें समाप्त हो गई। ज्यामिति में जो जो बातें मुझे समझानी थी वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ कि क्या क्या बातें होती है, किस तरह होती है, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और जो बारीक से बारीक आप गलतियां करते हैं उन्हें शायद अब आगे के लिए आप ना दोहराएं। और जिनकी 10th क्लास है, जो यूपी बोर्ड के 10th क्लास के एग्जाम देंगे या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के भी एग्जाम देंगे, तो उनके लिए भी ये ज्योमेट्री की जो मैंने फंडामेंटल बातें बताई हैं बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगी। कहीं ना कहीं वो ये फील करेंगे कि ये बातें उनके लिए कारगर साबित हो रही हैं, उपयोगी साबित हो रही हैं। तो इस वजह से मैं आपसे कहता हूं कि आप ये ज्यामिति की जितनी भी मेरी वीडियोस हैं अच्छी तरह से देखें और उन्हें समझें, ठीक है। तो कल मैं आपके सामने एक नए टॉपिक साधारण ब्याज, जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, उसके साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट समझेंगे कल कि क्या है साधारण ब्याज, और ब्याज की चीजों को बड़ी आसानी से निकालना सीखेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही आपको समझाता हूं और उम्मीद करता हूं आप ये समझेंगे। खुश रहे, बढ़िया रहे।